चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से हम लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। ठीक बात है। तो एक बार चैट पे बच्चों एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह आ रही है? ठीक है, सारी चीजें अगर हो गई हो, आवाज वगैरह अगर क्लियर हो तो एक बार दिल दे दीजिए, दिल दे के देखो। जी बच्चों, आवाज वगैरह अगर आप सारी क्लियर हो, सारी चीजें हैं, ठीक बात है, वॉइस इज ओके, ठीक बात है दर्शन, बढ़िया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट टाइम क्या था कि लास्ट टाइम हमने ज्ञान ज्यादा दिया था, पढ़ाई कम की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज्ञान देना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब उसमें क्या था कि अब इस बार क्या करेंगे, हम कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम, हाँ, केविल, ओ सॉरी, डेविल डेविल। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारी एकेडमी की बात करें तो बच्चों हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दो कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, तुरंत से ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बता दूं तो सबसे पहले अभी के लिए तो हम क्या करने वाले हैं, आपको मॉक सीबीटी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, तो मॉक सीबीटी टेस्ट सीरीज क्या रहता है कि जैसे जो बच्चे जेई दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि हम जेई की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिस मोड में जेई होने वाला है, एनटीए जिस मोड पर वो लेने वाला है, उसमें तो हमने देखा ही नहीं। यानी कभी भी हमने कल लैब में जाकर इन्विजिलेशन के साथ कभी एग्जाम दिया ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हम सीबीटी की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, पूरे एनटीए पैटर्न पर, जैसा एनटीए का यूजर इंटरफेस होता है कि भाई सेव करना है, रिव्यू पर डालना है, एग्जैक्ट आपको जो जो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपकी कितनी भी अच्छी या खराब तैयारी हो, जब तक आपको ये पता नहीं होने वाला कि भाई आपकी पिच कैसी है। ठीक है, तो यानी कि इस टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चलेगा कि आपकी पिच कैसी है, कि भाई इंडिया में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो, पता तो होनी चाहिए। ठीक बात है, चलिए। अच्छा, और फिर इसी तरीके से हम क्या लेकर आए हैं, बोर्ड बूस्टर बैच भी लेकर आए हैं, कि जिनके जो ऐसे बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि चीजें पीछे रह गई, तो उनके लिए भी हम कंडीशंस के साथ ये क्लासेस लेकर आए हैं। ठीक है, हम पूरी आपकी सारी क्लासेस कराएंगे, पूरा कोर्स खत्म करेंगे। ठीक बात है, तो ज्यादा टाइम इसमें, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट करके कोर्सेज के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पूरी आव्या एकेडमी की टीम है। ठीक है, ऐसे धुरंधर आपको पूरी ऑफलाइन जगत में नहीं मिलने वाले। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दर्श, बढ़िया बात है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, लास्ट टाइम जो चीजें रह गई थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इसको निपटा दें। चलिए, जो पहला है कि वेट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो ये बहुत ही वाहियात बात है। वेट क्या होता है, वेट तो फोर्स है। ठीक है, तो अगर यहां पर मास लिखा होता तो आपकी चीजें सही होती, कि मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट बताता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अच्छा, मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां देखिए, ये जस्ट इंटरचेंज हो गया है, यानी कि यहां अगर मास की जगह वेट होता और यहां वेट की जगह मास होता, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट यानी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाते, सही हो जाते। ठीक बात है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन से नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कन्वर्जन देखेंगे बच्चों, तो केल्विन का होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी कि अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं तो -273 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या मिलने वाला है, 0 केल्विन मिलने वाला है। तो -273 ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ल्स लॉ ने समझाया है कि इस पर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है ना, 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इस पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है। ठीक है, वेदांत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस के लिए। मतलब जैसे मैं क्लास में कहता हूं कि जितने चांद तारे आप बना सके उतने बना ले, है ना, चांद तारे फूल खुशबू सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में कोई टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बिना
पूरी की पूरी केमिस्ट्री, क्योंकि आजकल का चलन है कि ऑर्गेनिक में भी वो घुमाकर क्या करेगा, आपसे मोल्स पूछ लेगा, इनऑर्गेनिक में भी क्या करेगा, आपसे घुमाकर मोल्स पूछ लेगा। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी का जो 11th है वो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बोलिए ठीक बात है। चलिए, हाँ बिल्कुल बेटा, आप दर्श, आप बिल्कुल ये चैप्टर कर सकते हैं। देखिए अब जाहिर सी बात है, हम प्रॉपर कोई फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आपका तो ये अप्रोच होना चाहिए कि जहां से ज्ञान मिल रहा है लपेट ले। ठीक है, तो मेरी आपको ये गारंटी है कि 1 घंटे में से आप काफी चीजें सीख कर जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रेगुलर बने रहना है। ठीक है, तो वेदांत ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दर्श ये भी आप यहां पर देखेंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, कोई ऐसा लास्ट लेक्चर देखे हुए होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, अब यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट देखिए, प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स इन द सेम क्वांटिटी। बिल्कुल बेटा, जैसे आप जाने कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में यही फर्क होता है। प्रिसीजन का मतलब भले ही आप गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन बार बार अगर आपकी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब योर आंसर इज प्रिसाइज। ठीक बात है। एक्यूरेसी अलग चीज है, एक्यूरेसी का मतलब सही वाला, तो प्रिसाइज का मतलब सही बात है। तो सी, डी और ई आपकी क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। ठीक है, पलक सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जो हमारा चौथा चैप्टर रहने वाला है बच्चों, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहने वाला है, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे इससे, मोल कॉन्सेप्ट से। दूसरा हम जाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग, उसके बाद तुरंत हम जीओसी उठाने वाले हैं। ठीक बात है बच्चों। तो जितने भी, अब हमारी कोशिश यही है कि जेई मेंस का जो जनवरी का अटेम्प्ट है, उसके पहले आपको ज्यादा से ज्यादा जितनी भी बेसिक चीजें हैं सारी की सारी क्लियर करवा दी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 75% बाय मास, द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, अब यही बात है कि आप कितने भी फॉर्मूले रट लो, अंत में तो आपके साथ कॉन्सेप्ट्स ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, फॉर्मूले पर नहीं। अच्छा अब देखिए, आपको क्या पूछा, आपको वॉल्यूम पूछा है ना। एक किसी भी क्वेश्चन का, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़े, आप फिजिक्स पढ़े, आप मैथ्स पढ़े, क्या कर ले, प्रॉपर फॉर्मेट बना ले कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है ना, ये दो की चीज आप दिखा लें। तो गिवन देखिए, गिवन यहां पर क्या है, गिवन की बात करेंगे तो आपको मास परसेंट दिया है, परसेंटेज बाय मास, जो कि 75% है। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है, कितना दिया गया है, 30 ग्राम। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। तो क्या होगा, ऐसे जब लिख लेंगे तो हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को गिवन और रिक्वायर्ड में बांट देना है। ठीक बात है, गिवन लिखा, रिक्वायर्ड दिखा। अब बस आपको ये देखना है कि जो पूछा जा रहा है और जो डेटा दिया हुआ है उसमें क्या कोई रिलेशन है, क्या क्या कुछ हम जानते हैं क्या, बस इतनी सी बात आपको देखनी है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर हम बात करें तो देखिए, अब परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला है। देखिए बच्चों, मेरा फोकस यही रहेगा कि हम जितनी भी चीजें करें वो हम अच्छे से करें। भले हम 5 सवाल कम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सवाल करेंगे हम एकदम कॉन्सेप्चुअल करेंगे, और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको डिटेल में बताकर जाऊंगा। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ऊपर से अपन ने छू के निकल लिए। ठीक बात है। चलिए, परसेंटेज मास बाय मास तो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलिए ठीक बात है, इसका आंसर कितना हो गया, 75। अच्छा बताइए, अब यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 30। सोल्यूट क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड। मास ऑफ सॉल्यूशन ये लिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 100 अपॉन 75। बताइए ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है, 3 10 जा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 40 ग्राम। अच्छा अब देखिए, क्या आपको डेंसिटी दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो जैसे जैसे आपको दिया हुआ है यहां पर देखें, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमारे पास 40। अच्छा, हमेशा बच्चों ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसके बगल उसकी यूनिट चिपका दें। होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मास्टर पूछता है इसकी यूनिट बताओ, तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि हाय राम, ये भी होता है क्या, यूनिट भी होती है क्या, हमें तो नहीं पता। तो आप हमेशा यूनिट में फंसते रहेंगे। अगर आपको यूनिट में नहीं फंसना है, आपको सही आंसर एक बार में बताना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक उपाय, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हो तो उसके बगल क्या चिपका दें, उसके बगल आप चिपका दें उसकी यूनिट। ठीक है, तो देखिए मास क्या है 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, डेंसिटी की यूनिट क्या दे रखी है, ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो यानी कि 1.25 ग्राम पर एमएल और इज इक्वल्स टू 40 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, अब यहां से जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 1.25। अब देखो, ग्राम से ग्राम हुड़ी बाबा कट गया, देखो जो आंसर आया वो एमएल में आया। अब जो मेरा आंसर आ रहा है वो एमएल में आ रहा है। अच्छा, लास्ट स्टेप तक आंसर लाने के बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसका यूनिट नहीं बता पाते। ठीक है, बच्चा क्या करता है, उसका यूनिट नहीं बता पाता। तो इसीलिए अगर हम अपने आंसर में श्योर होना चाहते हैं तो यूनिट हमें बताना बहुत जरूरी है। और यूनिट बताने के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है, जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं उसके बगल में क्या चिपका दीजिए, उसके बगल में उसकी यूनिट चिपका दीजिए। बोलिए ठीक बात है। ठीक है, तो आप यहां सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई ए यानी कि ये 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है, अपन ने भी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल है। ठीक है, अगर कुछ कमेंट्स अगर हम देखें, ठीक है, क्वालिटेटिव, हाँ वेदांत वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो, बढ़िया। बेला तुम्हारा भी सही चल रहा है, चलिए बढ़िया बात है। अच्छा, पलक का फिर से क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव। जी बच्चों, सॉल्ट एनालिसिस जो चैप्टर है, पलक की बात करें, ठीक है, ठीक है, हाँ सॉल्ट एनालिसिस पहले नहीं था, अब हो गया है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है बेटा, जो भी आपका जेई नीट का जो भी आपका सिलेबस है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। पानी पी ले, जल ही जीवन है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन अलग, बद्दू बद्दू बना हुआ नूब छे पका है ना, चिंता नहीं करना। ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे, आए हैं तो पढ़ा के जाएंगे, चिंता नहीं करना। आपको लेक्चर से फायदा ही होगा, है ना, मेरे ही लेक्चर से नहीं, यहाँ पर जितने भी आपको जागरूक आवाज पे लेक्चर मिल रहे हैं, सारे लेक्चर से आपको फायदा होगा। आपका अप्रोच यही बोल बताना चाहिए, आपको चीजों में कमी नहीं ढूंढनी, इसने ये नहीं बोला, इसने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। आपका काम क्या है, चीजों को पकड़ना, है ना भाई, मुझे ज्ञान मिल रहा है, मैं ज्ञान लपेट लूंगा। हाँ, उसमें कुछ चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं, जाहिर सी बात है, हमें उसको अवॉइड करना है, जितना जहां से ज्ञान मिल सके उतना लपेटना है, क्योंकि अभी हम बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर हैं, यहां से लापरवाही बच्चों पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, अब बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले सवाल की, बेहद क्लासिक सवाल है, मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो देखो, दुनिया भर के सॉल्यूशन है, आपने 11th में किया होगा, दुनिया भर क्या करती है, इसको टेबल वगैरह बनवाती है, लेकिन आपको क्या करना है, कोई बुराई नहीं है, आप टेबल बना के सॉल्व करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको उसका प्रोसेस समझना है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं कोई भी चीज, जैसे हम टीचरों पर ये चीजें बहुत लागू होती है कि अगर मैं कोई चीज आसानी से स्टूडेंट्स को नहीं समझा पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने ही वो चीजें नहीं समझी है। ठीक है, तो बस वही बात है कि आपको हर चीज खुद से समझनी है। जैसे ही आपने खुद से चीजें समझ ली, ठीक है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, अब यहां पर क्या पूछा है, यहां पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। अच्छा बच्चों, एक और चीज हमें समझना होगा कि आप कभी भी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, आप क्या बना सकते हैं, आप सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। क्यों एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, थियोरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो और वो सिंपलेस्ट वैल्यू है, यानी कि एकदम रेशियो में काटने पीटने के बाद जो वैल्यू आती है वो है। अब क्या है, अब भाई बेंजीन है, जैसे मैंने बोला बेंजीन, तो बेंजीन भाई C6H6 होगा, C3H3 होगा,
C12H12 होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाहे C6H6 हो, चाहे C3H3 हो, चाहे C12H12 हो, अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ अगर ये चीजें हो रही हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में जुड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि भाई 6:6 बोलो, 3:3 बोलो, 12:12 बोलो, यानी कि अंततः क्या है, सारा का सारा 1:1 है। यानी कि अगर ऐसा होगा तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा CH। ठीक बात है। तो एक बार क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालकर फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है। अच्छा बच्चों, यहां पर ये मत देखना है ना, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक बात है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो आपको हो सकता है लगे कि भाई अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं कि जिनको इसमें चीजें दिक्कत हो। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन तो सब जगह पड़ा ही है ना, ये तो हम लोगों ने भी स्लाइड में लगाया ही है, हर जगह सॉल्यूशन पड़ा है। आपका यहां आने का पर्पस क्या है कि कम से कम देर में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे सीख सकें। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि AXBY, तो AXBY कैसे पढ़ते हैं, AXBY पढ़ते हैं कि 1 मोल AXBY में X मोल्स A के होंगे और Y मोल्स B के होंगे। ठीक बात है, तो इसी तरीके से यानी कि मुझे क्या करना है, X और Y बताना है, तो X और Y है क्या, X A के मोल्स है, Y B के मोल्स है, यानी किसी का भी मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करना है, जिन जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बन रहा होगा उनका सबका सिंपलेस्ट रेशियो, जो भी कट पिट रहा होगा, कॉमन ऑमन लेकर काट पीट कर जो फाइनल आंसर बचेगा वो मुझे करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब उसमें बोल रखा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। फिर से वही बात है, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कर नहीं सकता, मुझे क्या करना है, मुझे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। तो मुझे पता है कि मेरा जो कंपाउंड है वो दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा होगा। ठीक है, तो यानी मुझे क्या करना है, कार्बन के मोल्स चाहिए, हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए और ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए। ठीक है, अच्छा बताइए कार्बन के मोल्स कैसे आएंगे, भाई मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अच्छा गिवन मास कितना है, डायरेक्ट परसेंटेज को आप क्या कर सकते हैं, मास की तरह ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि ये जो कंपाउंड है, कभी भी आपको डेटा परसेंटेज में दिया जाता है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100 पर 100। ठीक है, यानी कि 100 में से कितना। ठीक बात है, तो कभी भी परसेंट में डेटा दे रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर भी ये चाह रहा है कि आप मान ले कि 100 में से दिया हुआ है, तो यानी कि 100 में से 54.2 ग्राम, 54.2 ग्राम कार्बन है, 9.2 ग्राम हाइड्रोजन है और 36.6 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक बात है, चलिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, 9.2 अपॉन 1। ठीक है, 36.6 डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम रफली काटापीटी करेंगे। ठीक है, अब देखो रफली काटापीटी करते हैं तो आपको पता है 12 4 जा 48। ठीक है, 6.2 आया तो 12 5 जा 60। ठीक बात है, अच्छा अब 16 की बात करें तो 16 कितना जाएगा, 16 जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 16 2 जा 32, 46। ठीक है, तो 46 है तो लगभग 16 3 जा 48 है, तो लगभग 2.3 के आसपास। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लगभग, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है, अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो देखिए, अब मेरा ऑप्शन बना 4.5 रेशियो 9.2 रेशियो 2.3। अब यहीं पर जादू समझिए, जादू क्या है कि भाई आपको ऐसा तो आंसर नहीं लिख सकते कि C4.5 H9.2, तो यानी कि मुझे इंटीजर में आंसर नहीं मिला है। तो जब तक मुझे इंटीजर में आंसर नहीं मिलता तब तक मैं क्या करूंगा, मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा, मैं उसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, बेहद आसान तरीका है। क्या तरीका है सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है, अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या करें, जो आपके रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है उससे डिवाइड कर दें और हर बार डिवाइड करते चले जाएं, तब तक डिवाइड करते रहें जब तक आपको फाइनल इंटीजर नहीं मिल जाता। तो देखिए, यहां पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2.3, तो 2.3 को
सभी सबको मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे पता है कॉमन नहीं दिख रहा था, तो मैं उसमें से जो चीज कॉमन है वो काटना चाहता हूं। तो 2.3 सबसे कम वैल्यू है, तो 2.3 छटता जाएगा, तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ये लगभग कितना हो जाएगा 4.5, ये 4 बार, और ऐसे ये 1। ठीक है, तो 2:4:1। ठीक है, अच्छा, अब 2:4:1 का मतलब क्या आया कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कितना हुआ, C2H4O। बोलिए, ठीक है, ये C2H4O हुआ। अच्छा, C2H4O ये हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसमें एक चीज ले सकता हूं कि कौन सा, क्या ले सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अच्छा मॉलिक्यूलर मास, तो बताइए मॉलिक्यूलर मास आपको, देखिए मैंने आपको कहा था कि मॉलिक्यूलर मास निकालना किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। कितना मास होगा मुझे नहीं पता, 132। तो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 132 इज n टाइम्स एम्पिरिकल मास। तो बताइए एम्पिरिकल कितना आया, C2H4O। तो C2H4O, तो बताइए 12 दूनी 24। ठीक है, 24 16 40, 40 और 4 44। बोलिए 44। तो आपको दिख रहा है 3 टाइम जाते हुए n की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, बड़ा सरल सी बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या था, C2H4O। अगर मैं, देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं, C2H4O था, यानी कि अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी कि मेरा आंसर क्या है, C6H12O3। बोलिए, ठीक बात है बच्चों, तो ये हमने देख लिया। तो ये चीजें टेक्निकल है, सारी चीजें हैं। हाँ, आपका मॉलिक्यूलर मास से आंसर आ जाता है, लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जामिनर फंसा देगा। ठीक है, देखिए आप, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब यहां पर जिक्र हुआ है, बिला आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जब भी मैं जेई दूंगा या गुडसेट दूंगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव, मैं नीट दूंगा, तो मैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आंख बंद करके सॉल्व नहीं करूंगा। मेरी नजर क्या होनी चाहिए, मेरी नजर हमेशा ऑप्शंस पर होनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई नहीं मैं तो एग्जैक्ट मैच कराऊंगा तभी पता चलेगा। तो हो सकता है कि इसमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, क्या पता ऐसा एक ही ऑप्शन हो रहा हो। ठीक है, ऐसा एक ही ऑप्शन हो रहा है कि जिसमें 132 है, लेकिन आप सोचिए अब आप क्या करेंगे, सभी में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फिर मान लो चलो एक से ज्यादा निकल गया, इसमें सिली मिस्टेक भी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है बिल्कुल आप ऑप्शन पुटिंग की वैल्यू आपके पास बिल्कुल रहती है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में यही खासियत है, आपको ऑप्शंस हमेशा देखने हैं। ठीक है, ठीक है दर्श, थैंक यू, थैंक यू बेटा। अब देखिए, तो अब इसमें क्या करना है, तो हमेशा आपको ऑप्शन में रहना है। हमें कोई ऐसा नहीं है, देखो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करें चाहे जैसे करें, हमें तो सही करना है, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें सही तरीका आना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे वैल्यू पुट कर, मतलब वैल्यू पुट करवा के आंसर आ जाए। एग्जामिनर चाहेगा तो बहुत आराम से फंसा देगा, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस सवाल है। आप कोई भी किताब सॉल्व करेंगे, कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। क्या है, आज कल माहौल सही नहीं चल रहा, लोग चलते फिरते निपट जाते हैं, है ना, तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर दिया हुआ है कि 2.8 into 10 की पावर -3 मोल ऑफ CO2 is left after removing these many molecules in from its x मिलीग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, तो अब देखो, हमेशा क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में शुरू नहीं करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेना। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास x मिलीग्राम CO2 है। ठीक है, पहले आपके पास था, अब इसमें से क्या किया आपने, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव कर लिए, यानी कि आपने क्या कर लिए, निकाल लिए। बहुत बढ़िया बात है भाई, निकाल लो।
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है कि मोल्स लेफ्ट क्या है 2.8 इंटू 10 की पावर -3, दीज मेनी मोल्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनिशियल जो वैल्यू थी x, तो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, द मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली, यानी कि x की वैल्यू पूछा हुआ है। अच्छा चलिए, तो अब क्या करते हैं कि भाई देखिए, तो x की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए मोल्स को क्या करेंगे, आपको पता है कि मोल्स को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उसका मास आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बहुत सरल सी, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास बचे हुए मोल्स है, मेरे पास अगर बचे हुए मोल्स है तो मैं क्या करता हूं, इनिशियल मोल्स में से जो बचे हुए मोल्स हैं, मतलब जो मोल्स निकल रहे हैं, मैं उसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो यानी कि मोल्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल मोल्स माइनस मोल्स रिमूव्ड। यानी कि बड़ा साधारण सा गणित है कि इनिशियल मेरे पास जितने भी मोल्स थे उसमें से मैं क्या कर दूं, जितने मोल्स आप रिमूव कर रहे हो उसमें से माइनस कर दूं, तो बचे हुए मोल्स आ जाएंगे। अच्छा देखिए, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आ रहा है, तो यहां देखिए x अपॉन 44 लिख दे, लेकिन सिर्फ x अपॉन 44 लिखने से फायदा होगा क्या, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 10 की पावर -3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मिलीग्राम। अच्छा, अगर आप चाहें, क्योंकि ऑप्शंस आपके क्या है, देखिए इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्शंस पर हमें क्या करना है, हमेशा पैनी नजर रखनी है। तो देखिए x मिलीग्राम ही रहने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो आंसर आएगा वो मिलीग्राम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखते हैं कि यहां जो x यूज कर रहे हैं वो मिलीग्राम। अच्छा, आप देखिए, अब यहां पर क्या है, मोल्स रिमूव्ड, पर देखिए मुझे डायरेक्टली मोल्स नहीं बताए हैं, मुझे क्या बताया है, मुझे बताया है कि 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। अच्छा बताइए, क्या 10 की पावर 21 को आप मोल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास 48 केले हैं, तो अगर 48 केले हैं तो बताइए कितने कितने दर्जन केले हुए, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है, 48 को 12 से भाग दे दोगे। 12 से क्यों भाग दिया, क्योंकि वो कन्वर्टिंग यूनिट था। वैसे ही आप क्या करेंगे, अगर मुझे मोल्स रिमूव निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला, गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी कितने हैं, 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। बोलिए ठीक बात है, तो यहां पर क्या करें, तो 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, ये आप क्या होगा। अच्छा, मोल्स लेफ्ट आपको बता चुके हैं, मोल्स लेफ्ट कितना है, 2.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये बच्चों आपको दिख रहा होगा, पर इतना मुश्किल गणित भी नहीं है, और गणित तो बेटा आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो ये 10 की पावर 21 अपॉन 23, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2, यहां पर भी 10 की पावर 3 है। आप बड़े आराम से इसको आंसर कर सकते हैं, 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर -2/6 इज इक्वल्स टू x अपॉन 44। यहां पर बच्चों जो x का आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, वो आपका मिलीग्राम में आएगा, मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा यहां पर देखिए, तो ये इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बोलिए ठीक बात है। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो, गिवन दिया है वो क्वेश्चन के साथ है या ये हिंट के लिए है, कौन सा गिवन, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन के साथ है बेटा। देखो ये तो क्या है, ये तो ऐसी चीज है जो भाई, वो तो जनरल बात है ना भाई। अगर ये क्वेश्चन, ठीक है दर्श, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर इस डेटा की बात करें, ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है यार। बताओ, ये कोई बताने वाली चीज है क्या, Na की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23 होगी, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। तो एग्जामिनर हमेशा जनरल बातें देगा, अगर इसको नहीं भी देते तो अपने अपने सेहत पे कोई असर नहीं होता है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। अब देखिए, अब ये सब क्या है, ये आपके खतरनाक सवाल है। अच्छा, खतरनाक कुछ नहीं है, इनको करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन वही है, जीवन जीने के लिए भी दो तरीके होते हैं, पर वही भैया जीवन तो एक ही है, तरीकों में ही निपट जाओगे। तो अपने को क्या करना है, जो भाई बड़े लोग बताकर गए हैं भाई, जैसे इतिहास है ना, हिस्ट्री, तो कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, हिस्ट्री कितना बोरिंग है, हमें क्या जानना कि किस साल में क्या हुआ है। तो बेटा हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाई जाती
कि इस साल में 1980 में ये युद्ध हुआ, 1920 में ये हुआ, नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो गलतियां उन लोगों ने की है, जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है, हमें वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि जीवन एक ही है कि भैया गलती करके ही देखते रहोगे। अगर ये होगा नहीं नहीं मैं तो गलती से सीख लेता हूं, तो बेटा जीवन भर गलती ही करते रहोगे। ठीक है, आपको गलती से सीख नहीं लेना है, आपको दूसरों की गलती से सीख लेना है। अगर खुद की गलती से सीख लोगे तो बेटा ये जीवन तो चला गया, टाटा बाय बाय, इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आपको दूसरे की गलती से सीख लेना है, आगे वही बढ़ेगा जो दूसरे के जीवन से सीखेगा। अपने जीवन से सीखोगे तो अपने को बना लो, फिर आपके जीवन से दूसरे मजे लेगा, आपको मजे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहीं पर आपको एक एक्सपर्ट टीचर का काम आता है। एक्सपर्ट टीचर, एक्सपीरियंस टीचर आपको क्या कहता है कि भैया इस रास्ते से जा रहे हो, वहां सामने खड्डा मिलेगा, बचा कर चलना। तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें अगर आप फॉर्मूले रख लो, कॉन्सेप्चुअल तरीका तो हमेशा ही है, पर कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है, बड़ा है, उसमें क्या होगा, सिली मिस्टेक होगी। ठीक है, मुझे कितना आता है ये मैटर नहीं करता, एग्जाम में क्या आता है, कम समय में सही आंसर करना वो मैटर करता है। तो देखिए अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको फॉर्मूला है। हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है, वरना मैं आपको जनरल मेथड भी बता देता, कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है आपको भी आती होगी। ठीक बात है। अच्छा, तो देखिए मोलालिटी, अब आपको देखिए डेंसिटी दिया है, मोलारिटी दिया है, मोलालिटी पूछा हुआ है। तो एक बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है 1000 m/1000 d -m/md। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पर जो m है वो है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। डी क्या है, डेंसिटी। अच्छा बेटा देखो यहां पर भी खेल हो जाएगा, जो लोग सिर्फ आंख बंद करके रखते हैं उनके साथ गेम हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है उनके साथ गेम करना। कैसे, ये फॉर्मूला मान लीजिए आपको रटा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इस फॉर्मूले में जो डेंसिटी लिखी होती है वो ग्राम पर एमएल होती है। अब मेरे जैसा टीचर है ना, अब गालियां मत देना, मेरे जैसे का मतलब ढंग का टीचर। ठीक है, तो अगर कोई ढंग का टीचर ये क्वेश्चन देगा तो क्या कर देगा, वो इसकी यूनिट चेंज कर देगा, ग्राम पर लीटर, कहानी खत्म। तो जैसे ही इस क्वेश्चन की यूनिट ग्राम पर लीटर हुई, वैसे ही क्या हुआ, जितने भी लोग रट कर गए थे सारे धाराशायी हो जाएंगे, सारे योद्धा जमीन पे बिछ जाएंगे। ठीक है, जीतेगा कौन, जीतेगा वो जिसने धैर्य रख के पेशेंस के साथ चीजों को सुना था, उसको पता था कि यार ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जानने वाली बात ये थी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में नहीं थी, ग्राम पर एमएल में थी। यानी कि अगर आपको ग्राम पर लीटर में क्वेश्चन डेंसिटी दे दी जाएगी तो आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा, आपको उसको ग्राम पर एमएल में करना है, क्योंकि कैलकुलेशन उसी पर आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखें जो डेंसिटी है वो ग्राम पर एमएल में है, आपको कुछ नहीं करना। और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से डेंसिटी यहां पर क्या रखी है, ग्राम पर एमएल में रखी है। तो 1000 × m, तो 1000 मोलारिटी कितनी है बच्चों, 3। ठीक है, 1000 × डी, डी कितना है 1.25 माइनस एम, एम इज 3 एमबी। अच्छा बच्चों एमबी क्या है, एमबी इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। गड़बड़ हो जाता है, यहां ध्यान रखना, मैं बी को सोल्यूट बोल रहा हूं और ए को मैंने सॉल्वेंट बोला है ना। कई जगह उल्टा हो जाता है, ऐसा कोई नियम नंबर 36 नहीं है कि यही होगा, आपके ऊपर है। तो आप इसको सॉल्व कर ले। तो देखिए NaCl का मोलर मास कितना होता है, इसका 35.5 और इसका कितना होता है 23, तो ये हो जाता है 58.5। ठीक बात है, तो आप देखें यही फॉर्मूला यहां पे लिखा है, फॉर्मूला रट लेना। जनरल मेथड के चक्कर में जाओगे तो क्या होगा कि आप भले एक सवाल कर लो, फिर पता चलेगा पूरे पेपर में एक सवाल ही होगा। ठीक है बेला, वेरी गुड, अगर आप ईमानदारी से सॉल्व कर रही हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत ही फेमस आपके स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्रोड्यूसेस दिस एंड दिस। देखिए हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा आपको, CO2 और H2O मिलेगा। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम। देखिए बहुत आसान चीज है, C6H12O6
प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। अच्छा बच्चों देखो, आपको क्या करना है, यहां पर दे रखा है कंप्लीट कंबशन। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट के सवालों को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, मोल मोल एनालिसिस होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं। पीओएसी भी एक नाम है जो कंप्लीट कंबशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी होता है, आपका जीवन सरल बना देता है। फिर आगे चल के हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी पढ़ते हैं, वो भी आपका जीवन और सरल बना देता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है बच्चों, कि आप चीजें एक साल में पढ़ रहे हो। हम लोग तो इतने साल से, एक साल में हम 10 बार चीजें पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग हमने ये चैप्टर 100 बार पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। और हमारे लिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेई या नीट में जो आने वाले 4 नंबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर रिस्क नहीं ले सकता। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है जेई नीट गुडसेट के, वो जानते हैं कि कैसे एक एक क्वेश्चन को सही करना कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए, अब कभी भी हम एग्जाम में बैठे हैं, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, नहीं मास्टर ने ऐसे किया था, दोस्त ने थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताया था, लाओ मैं इस तरीके से कर लूं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। मेरे लिए शॉर्टेस्ट मेथड वही है जिस मेथड में मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं, ठीक है। भले ही दुनिया उसको सबसे लॉन्गेस्ट मेथड कह दे, ठीक है, भले ही उस मेथड का लिंक का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए कि भैया ये तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मेथड है, लेकिन अगर मैं उसमें कंफर्टेबल हूं तो मैं उसी मेथड से करूंगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सवाल छोटे मेथड से नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। आप जब भी घर पर प्रैक्टिस करें तो ये तो ब्रेन की एक्सरसाइज है कि टीचर ने एक सवाल बताया या आपने एक सवाल सॉल्व किया, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेथड थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल आप करिए, ब्रेन की एक्सरसाइज करिए, लेकिन वो घर पर, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी ढेर होशियारी नहीं, चुपचाप पेन उठाओ, लिखो, घिसो। तो अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि इसका 900 ग्राम का कंप्लीट कंबशन करना है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पर 6, अच्छा यहां पर 12, तो यहां पर 6। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा बताइए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करें, तो 6 कार्बन यहां पर, तो यहां पर देखिए 12 प्लस 6 18, यहां पर 9। बोलिए ठीक बात है, तो क्या आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अच्छा यहां देखिए, 12 और 6 18 है, यहां पर 6 पहले से थे, ठीक है। तो 6 पहले से थे, तो बचे कितने, ठीक है। तो यानी मुझे यहां पर 6O2 करने हैं, ठीक है। तो 12 6 18, तो 18 18 ये होगा। अच्छा, अब मैंने इसको बैलेंस कर दिया, तो मैं कहना क्या चाहता था, मैं कहना ये चाहता था कि सबसे सरल, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट का सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर मोल कॉन्सेप्ट का सवाल कर रहे हैं और अगर आप इक्वेशन बैलेंस करना जानते हैं या कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि आप प्लीज इक्वेशन को बैलेंस करिए। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जीवन बहुत ही सरल बन जाता है। तो देखिए, अब आपके पास क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने मोल मोल एनालिसिस देखा था। मोल मोल एनालिसिस में क्या होता है, एक का डेटा दिया रहता है, दूसरे के बारे में पूछा रहता है। तो बताइए किसका डेटा गिवन है, गिवन डेटा है 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसका डेटा गिवन है, इसके बारे में पूछा है। तो मोल मोल एनालिसिस, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है। एकदम सरल तरीके से, वो बनिए वाली गणित की जरूरत नहीं है कि 1 मोल के बदले 6 मोल, 12 मोल के बदले 13 मोल। उसमें क्या होगा, उस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपको दिक्कत होगी सिली मिस्टेक की, ठीक है। तो मोल्स बताइए, तो मोल्स क्या होंगे, गिवन मास, तो 900 गिवन मास अपॉन 180 मोल्स ऑफ CO2, सॉरी मोल्स ऑफ O2। तो आपको क्या पूछा है, मास पूछा है, तो मास डिवाइडेड बाय 32 इंटू 6, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब कोई आसान सवाल होगा, आसानी से आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक बात है। चलिए ठीक है, तो आसान सवाल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। दर्श, अगर आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है, आपको वैसे इस सेशन में जाहिर सी बात है, देखिए होता क्या है, प्रैक्टिस का तो ऐसा है कि जितना करो उतना कम है। अगर आप 11th में होते तो मैं आपको ये बोलता कि आप दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के मॉड्यूल सॉल्व कर लें, लेकिन
अभी हम क्या है, अभी हम उस स्टेज पे बैठे नहीं हैं। अभी हम किस स्टेज पर बैठे हैं, अभी हम एकदम भट्टी पे बैठे हुए हैं, एकदम आग लगी हुई है पिछवाड़े पे, है ना। तो यानी कि अभी हमारे पास बगल में एग्जाम खड़ी हुई है, लगभग 2 महीने 1.5 महीने बाद एग्जाम है। तो अब हमारा क्या पर्पस है कि फटाफट कम से कम चीजों में ज्यादा, तो अभी हमें डेप्थ पे नहीं जाना, विड्थ पे जाना है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आप इसको, इस सेशन का यूज करके आपको दूसरे मटेरियल ना भी सॉल्व करें तो भी आपको काफी क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपने पहले चीजें कर नहीं रखी है तब तो आपके लिए एकदम रामबाण है। रामबाण का मतलब कोई भी तकलीफ हो, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, जैसे पैरासीटामोल होता है ना, सर दर्द, बदन दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कोई भी दर्द हो पैरासीटामोल खा लो चला जाएगा, वैसे ही ये भी है। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो, जिनका वीक था 11th, उन बच्चों के लिए जो अच्छे से पढ़ रहे थे थ्रू आउट द साल, उन्होंने पूरे 2 साल मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने मेहनत की है वो इधर तो देखेंगे नहीं, वो अपना काम करेंगे। भाई जो बच्चे पीछे रह गए उन्हीं के लिए सेशन है, ठीक है, बिल्कुल आपको कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, अच्छा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको अपन नहीं कर रहे, सीधा अभी अभी देखिए आपको क्या दिया है, आपको डेंसिटी दी है, मोलारिटी दी गई है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। वही 1000 m/1000d रट लो, फॉर्मूला रट लो, 1000 m/1000d माइनस MMB, ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपके घर में आने वाले पैसे हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको किसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको पैसे कमाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई कोई भी फर्जी कॉलेज से कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन सेम था, अपन ने स्किप कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है बेला, हमने स्किप कर दिया, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रखा है, फिर से वही चीज है। अब बताइए, यहां डेंसिटी है, ठीक है, यहां डेंसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। मोलालिटी, द कंसंट्रेशन 3 मोलर, यहां पर आपको मोलालिटी दी गई है और एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, यानी फिर से वही चीज है। यानी कि अभी अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा फिर से लिख लो, 10 बार लिखो, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, ठीक है। तो हमने फिर से लिख लिया, जानबूझ के लिखा। आपको क्या गिवन है, आपको मोलालिटी गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है, इस बार क्या पूछा है, मोलारिटी। बस ये हमेशा चेक कर लेना कि इस फॉर्मूले में जो डेंसिटी आएगा वो ग्राम पर ml है। अब देखिए बच्चों, अब ये इतनी बार रिपीट हुआ है, ये आपके आए हुए क्वेश्चंस ही हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, आप सोच सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, ठीक है। जैसे होता है ना, लंबी लाइन लग जाती है, बढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखते रहिए, जागते रहिए, सोते रहिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, देखो ये भी फर्जी क्वेश्चन एकदम, है ना, थूकने लायक सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, तो देखिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मीथेन क्या है, मीथेन है भैया CH4। तो नियम नंबर 36 कहता है, नियम नंबर 36 क्या कहता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करेंगे, कंबशन का मतलब आग लगाना, आप सभी का फेवरेट काम, हमारा भी फेवरेट काम क्या है, आग लगाना, मजा आता है ना आग लगाने में, ठीक है। तो आग लगा दिया, आग लगाने में देखिए फिर से वही बात है, मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंस इक्वेशन की बहुत इज्जत है। आपको क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करना है। तो देखिए एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4, यहां 2 2 4, ठीक है, ये हो गया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम, देखिए बहुत आसान है, इसके मोल्स क्या है पूछे हुए हैं और इसके बारे में डेटा दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि मोल मोल एनालिसिस को अपनाइए, मोल कॉन्सेप्ट को सरल बनाइए, ठीक है। तो यानी कि मैं मोल मोल एनालिसिस लगाऊंगा, मोल्स ऑफ CH4/1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2/1। मैंने इन दोनों को क्यों लिया, इसके बारे में डेटा पूछा, दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है। तो मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/4, 1/4 यानी 0.25, एकदम हलवा क्वेश्चन है ना, अपन एकदम थूकने के बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखें। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर से वही चीज है। अब देखो, अब आप बोलोगे हम फिर से इसका जुगाड़ सेट कर देंगे, बिल्कुल आप कर दीजिए, लेकिन दिक्कत वही होगी, सिली मिस्टेक के चांसेस काफी ज्यादा होंगे।
ठीक है, तो सिली मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होंगे, इसका मतलब, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या है, फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, जो उन बच्चों का ये टॉपिक वीक है, फिर से देखिए, अब इन्होंने बोला है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, बचा हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। फिर से वही बात, क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गेस कर सकता हूं? नहीं बच्चों, हम यहां पर ज्योतिष विद्या नहीं सिखा रहे हैं, हम साइंस सिखा रहे हैं, ठीक है, तो साइंस में हम अपनी पेन, कॉपी और अपने तर्क पर भरोसा करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, तो क्या करना है, यानी कि जो आपका कंपाउंड है वो CXHYOZ, ठीक है, तो वो दिखने में कैसी होगी? वो दिखने में ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि XYZ क्या है? XYZ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रेशियो मोल्स ऑफ ये आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक बात है। यानी कि इन तीनों के मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो, जो कॉमन नॉमन हट जाए, इंटीजर वाला कर देते हैं, चलिए करते हैं। तो कार्बन का कितना दिया हुआ है? 42.1 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब देखो, टेबल बनाओ या जैसे बनाओ, मास परसेंटेज को सीधा मास मान लेना है। मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन क्या हुआ? 6.4 डिवाइड बाई 1, ठीक है। यहां पर अच्छा, बाकी का बचा हुआ इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन। तो बाकी का बचा हुआ बताइए, 42 और 6 48 हुआ, ठीक है। तो 48 हुआ, तो लगभग क्या हो गया? मैंने बोल दिया 51, ठीक है, लगभग 51 या 52, ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो देखिए, अब यहां पर काटापीटी कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो गया, 12 3 जा 36, ठीक है, तो 6 आया, 12 5 जा, ठीक है, ये 6.4, और इसकी बात करें, ठीक है, तो 16 3 जा 48, ठीक है, फिर 4 0, तो फिर से 3.3। तो अब आप देखिए लगभग क्या हो रहा है, ये सेम हो रहा है, ठीक है, तो ये सेम हो रहा है, तो 1 रेशियो। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा, जो आपका कॉमन है, जो आपका लोएस्ट वैल्यू है, उससे डिवाइड कर दे, तो इन दोनों को क्या है, लगभग हम सेम मान ले, तो सेम मान लेंगे, तो 1 रेशियो, अच्छा ये लगभग 2 गुना है, 1:2:1, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या आ गया, CH2O। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, ये क्या आ गया? ये आपका आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 342, n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? 12, 12 2 14, 14 और 6, बताइए, सॉरी, 14 और 16 30, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो कितना जाएगा, ये 10 है, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, 11 और 114, ठीक है, तो 11.4। अच्छा, अब देखिए, अब जो n की वैल्यू है वो या तो इंटीजर रहने वाली है, यानी कि ऐसा तो है नहीं वो 11.4 तो होगी नहीं, तो हम नियरेस्ट वाला क्या कर ले, आगे वाला इंटीजर बना ले 12, ठीक है, तो 12 बना ले, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। 12 का मतलब क्या है, C12, ठीक है, H24O12, बोलिए ठीक बात है। तो ये आपको क्या मिल गया, जो भी आपके पास आसपास वाला आंसर है वो आपको दिख जाएगा, ठीक बात है। तो ये आपको, अच्छा इन्होंने क्या किया है, परसेंटेज है, ठीक है, तो अपने पास देखिए C12 वाला, ठीक है, C12H22O12, ठीक है, तो ये वाला जो आंसर हो रहा है, तो जो पास वाला, अच्छा आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कितने में कितना परसेंटेज है, ठीक बात है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बेला, आप साथ साथ सही आंसर करते जा रही हैं। अब मेटल क्लोराइड कंटेन्स, ठीक है, अब मेटल क्लोराइड कंटेन्स 55% क्लोरीन बाई मास, 100 ml ऑफ वेपर्स ऑफ द मेटल क्लोराइड एंड एसटीपी वेज इतना, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड इज। अब देखिए फिर से वही बात है कि ये कई तरीके से किया जा सकता है, तो कई तरीके से करते हैं, चलिए हम एक तरीका अपनाते हैं, जीवन को एक ही तरीके से जिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं, तो किसी भी कंपाउंड को बच्चों देखिए कैसे लिखते हैं कि भाई मेटल है, अच्छा क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोराइड का मतलब है Cl माइनस,
अच्छा, तो पर मेटल की वैलेंसी मुझे नहीं पता, मेटल +1 हो सकता है, +2 +3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेटल की वैलेंसी मुझे नहीं पता, तो यहां देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, MClX आएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, वैलेंसीज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें बोला है कि 100 ml जो वेपर है, ठीक है, ठीक है, 100 ml ऑफ ये मेटल क्लोराइड है, उसका वजन कितना है, तो चलिए मोल्स निकालते हैं। अच्छा, एसटीपी पर क्या करें, अच्छा एसटीपी पर क्या होता है, V/22.7, ठीक है, पिछले क्लास में भी बात हुई थी। एनटीपी पर 22.4 लेते हैं, तो देखिए अब मोल्स क्या बोल रखा है, 0.57 अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 ml। अब क्योंकि यहां पर ml है तो यहां पर भी नीचे भी ml लेना पड़ेगा, ये लीटर था तो 22,700 ml, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या आएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, बोलिए तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 100 से 100 निपटेगा तो 227 इंटू 0.57 यानी इसका आधा, ठीक है। तो 200 का आधा यानी कि 113 114 के आसपास इसका आपको मोलर मास मिल जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे ही उसको आपको मोलर मास मिला, ठीक है, तो अब आप देखिए अब आपको क्या बताया गया है कि उसमें 55%, ठीक है, उसमें कितना है 55% आपका क्लोरीन है बाई मास, ठीक है। तो 55% का मतलब कि अगर आप 100 ग्राम कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, अगर आप 100 ग्राम कंपाउंड लेते हैं तो उसमें से 55 ग्राम क्लोरीन है, बोलिए ठीक बात है। तो यहां पर हमारे पास जैसे मॉलिक्यूलर मास आ गया, अगर हम यहां देखें तो बताइए, ये देखिए मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कितना आया, ये आया, ठीक है, तो यानी कि 127 के आसपास, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें कि 127 इसका क्या आ गया, लगभग मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो अब देखिए 100 ग्राम कंपाउंड में 55 ग्राम क्लोरीन है, तो हमारे पास देखिए हमारे पास कितना है 0.57 ग्राम। तो अगर 0.57 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें कितना क्लोरीन होगा बताइए, तो बस इसको सॉल्व कर ले तो बताइए मोल्स की वैल्यू कितना, मास की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55 इंटू 0.57 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ क्लोरीन आ गया। अच्छा, अब जैसे ये मास ऑफ क्लोरीन आया तो बच्चों मोल्स ऑफ क्लोरीन आप जानते हैं, मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब आपको पता है भाई MClX, भाई इस x की ही तो दिक्कत थी, बताइए x क्या है, x ये बता रहा है कि आपके क्लोरीन के मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या किया आपने, यहां से मास निकाला डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो क्लोरीन का मोलर मास कितना है 35.5। तो ये देखिए, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर लगभग क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक बात है। तो यहां से आप बड़ी ही आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एकदम फर्जी सवाल, एकदम थूकने लायक, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ x टू 1 मोल ऑफ वाटर। अच्छा बच्चों आप जानते हैं कि, ठीक है, सभी लोग फटाफट इसका आंसर बताएं, ठीक है, बेहद आसान बेहद फर्जी सवाल, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बताइए सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, बड़ी ही सरल सी व्याख्या है सॉल्यूट की, जो कम मात्रा में गिवन हो वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो 2 ग्राम में 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर का मतलब H2O, H2O का मोलर मास 18, ठीक है। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम हो गया। कई बच्चे ऐसे फर्जी सवाल को भी करके गलत आ जाते हैं, सिली मिस्टेक होती है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि होता क्या है, जब हम कठिन सवालों को तो इज्जत देते हैं, ठीक है, हम कठिन सवालों को तो इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई सरल सवाल आ जाए तो उसको अपन इज्जत नहीं देते। तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जितनी इज्जत आप कठिन सवाल को दे रहे हैं, एक हार्ड क्वेश्चन को दे रहे हैं, उससे दोगुनी इज्जत आपको किसको देनी पड़ेगी, एक आसान एक हलवे क्वेश्चन को देनी पड़ेगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि कठिन सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती से हलवा सवाल गलत कर दिया, एकदम फर्जी सवाल बच्चों वाला, ऐसी चीज गलत कर दी जिसको गांव का बच्चा बच्चा जानता है, तो आप बहुत ही गलत कर जाएंगे।
यानी कि आप तब 60 से 70% बच्चों से पीछे हो जाएंगे। तो ये रेस है ना, 3 इडियट्स का वो जो डायलॉग है, वो जिस पर हम सब हंसे थे, हमने सब उसको गालियां दी थी, लेकिन ये जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई है कि लाइफ इज अ रेस एंड यू हैव टू रन फास्ट, अदरवाइज यू विल बी ब्रोकन अंडा। ठीक है, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो देखिए, तो आपको क्या पूछा है, मास परसेंटेज, तो परसेंटेज बाय मास, बहुत ही आसान, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूट कितना है 2, सॉल्यूशन कितना है 20। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसी में निपट जाते हैं। ठीक है, इनटू 100 कितना आंसर आ रहा है, 10%। बताइए, ठीक बात है। चलिए, तो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है, अब ये फील करके भी हो सकता है, आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। अच्छा, यहां देखिए, यहां हम कैसे करते हैं, हम सारे तरीके आपको बताएंगे। 25 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए AgNO3 है। हमेशा क्वेश्चन को क्या करें, हमेशा क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है, लिखते चले जाना है। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखिए AgNO3 को हमने क्या किया। अच्छा, AgNO3 क्या है, 25 ml है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, और इसकी मोलारिटी भी दी गई है 1 मोलर, इज एडेड ड्रॉप वाइज टू पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड कितना है, 1.05 मोलर है। ठीक है, द आयंस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा देखिए, अब क्या बोल रखा है, इस सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट होगा सबसे छोटी मात्रा में। ठीक है, तो बेहद आसान बात है बच्चों। अब यहां पर क्या है, आपको देखना है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जिसमें आपको एक सुंदर सा प्रेसिपिटेट दिखेगा, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो देखिए, यहां पर आप सभी का फेवरेट कंपाउंड कौन सा, AgI है ना, फिर यहां पर KNO3। अच्छा, अब आप सब जानते हैं जो आपका फेवरेट कंपाउंड है कौन सा, AgI, वो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो बच्चों, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो प्रेसिपिटेट है, यानी कि वो सॉल्यूशन में नहीं गया है, वो क्या आ गया, नीचे आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में सॉलिड कलर या कुछ अलग सा बनकर दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि अब आप क्या बोलेंगे कि भाई वो जो आपको प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी तो होगा। अगर वो थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि Ag प्लस और I माइनस का क्या होगा, जो थोड़ा बहुत सोल्यूबल होने की वजह से वो चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये तो क्या कर दिया, एक बार के लिए अपन ने फील करके बता दिया। अब अपन बात करें कि इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं, तो यहां देखिए, अब देखिए, अब इसने क्या बोला, 1.05 मोलर। ठीक है, कि जो पोटेशियम आयोडाइड था उसके साथ इन्होंने डाला। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं कि अब आपको बताया गया है कि एडेड ड्रॉप वाइज टू, अब इसको आप ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, जिसका क्या है, ये 25 ml। ठीक बात है। अच्छा, अब यहां देखिए, तो इसको आप ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं यहां पर, तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पर फिर से वही बात है, मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस कैसे लगाएंगे, तो जनरली क्या होता है, आपके पास मास दिया रहता है, सारी चीज दी रहती है। ठीक है, अब यहां पर आपको मोलारिटी और वॉल्यूम दिया गया है। तो आप सब जानते हैं कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि ये मिली मोल्स है। ठीक है, ये क्या है, ये मिली मोल्स है, क्योंकि वॉल्यूम ml में नहीं है। अगर मोल्स की बात करनी है, तो मोल्स की बात इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप मोलारिटी, अगर इसको मैं लीटर में लिख लूं तो मैं ये मोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 25 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, 25 मिलीमोल हो गया। ठीक है, 1.05 इंटू 25। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से आप इसमें नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना लगेगा, लेकिन वही बात है, इसमें बच्चों I माइनस कर लेना। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए आपको ऐसे इतनी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो फॉर्म जो प्रेसिपिटेट में गया है, वो क्या करेगा, वो ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा मोल कॉन्सेप्ट हम यहां पर समाप्त करते हैं। ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक और बॉन्डिंग रहेगा उसमें। ठीक है, मेनली उसमें बॉन्डिंग रहेगा, लेकिन आप जानते हैं बॉन्डिंग का सवाल बिना पीरियोडिक की मदद के नहीं होगा, तो हम बॉन्डिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, हम आपके चारों पिलर मजबूत करेंगे।
ठीक है, तो एक पिलर था मोल कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है इतना सा करने से नहीं होता, लेकिन जितना भी आप कर सके, तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, जितने भी आपकी उसका अंडरस्टैंडिंग था, वो हम कर सके। ठीक बात है, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।